अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कोई बीमारी नहीं हो, बताएं आप, है कोई व्यक्ति ऐसा? बीमारी नहीं की, बहुत बहुत बधाई हो आपको, सर्वोत्तम सर्वोत्तम। चलिए एक दूसरा प्रश्न पूछ देता हूँ कि कितनी तरीके की बीमारियों को आप जानते हैं कॉमनली आए दिन आपके फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में होती है? नाम बता दें। चलिए मैं ही बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं यार कॉन्स्टिपेशन से बहुत हुई, आप फिर आए दिन सुनते हैं कि फला को जो है थायराइड बढ़ गया, फिर कहेंगे यार फला जो है हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, फला को माइग्रेन हो गया, फला का कमर दर्द की शिकायत है, फला को घुटने की शिकायत है, फला को सर्वाइकल पेन चल रहा है। फीमेल्स में मेरे ख्याल से 75% से ज़्यादा फीमेल्स को उनके फेमिनिन कैरेक्टर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हमेशा पर मंथ होता रहता है, इरेगुलर बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी छोटी मोटी कई चीज़ें, फिर इससे थोड़ी ग्रेविटी बढ़ती है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं दूर दूर से आते हैं लोग और टेलीफोनिकली भी आते हैं, मैंने एक चीज़ पाया कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं 25 में से कम 5 लोग पाइल्स के पेशेंट। हमारी एलोपैथिक सिस्टम जो है ना, वो पाइल्स को, कॉन्स्टिपेशन को, गैस को, एसिडिटी को, ये सब अलग अलग तरीके से डिफाइन करती है। सबके डिफिनेशन के पैरामीटर्स अलग अलग डिसाइड करती है और शायद एलोपैथिक मेडिसिन भी उसी को फॉलो करती है। तो आप अपने बताएं और कोई बीमारी इसके अलावा बताएं, जैसे कोई कॉमनली हो, कोई जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, सर्दी जुकाम है, चेस्ट खांसी है, बलगम है, ये सब बड़ी कॉमन सी मतलब कॉमन सी डिजीज है। शुगर इज नॉट ए डिजीज या शुगर तो मिस कंसेप्ट है लोगों में, दैट इज ए डिजीज। अब इसमें आते हैं, इससे थोड़ी सी ग्रेविटी इसकी ज़्यादा, यानी आपने आए दिन लोगों से सुना होगा कि आप लीवर उसका फैटी हो गया, लीवर में सूजन होगी, आई थिंक सुनते होंगे लीवर में सूजन। दोस्तों सारी बीमारियों को एक सब को छिटकिए और सारी बीमारियों के नाम को, डिफिनीशन को सब एक किनारे रखिए और आ जाइए मूल नेचर पे, मूल नेचुरल नेचर। जैसा कि डॉक्टर ने कहा, मैं खुद रोगी हूँ, मुझे कैंसर हुआ था और पीजीआई ने बड़ा लंबा चौड़ा बताया कि इतना कीमोथेरेपी करेंगे, इतना हम रेडियोथेरेपी करेंगे। फिर उसके बाद हमने पूछा, उसके बाद बचने के चांसेस कह नहीं सकते। उनका पूरा टेन्योर चलता मेरे ख्याल से साल भर का ट्रीटमेंट करते, क्या नहीं करते। फिर जिज्ञासा होती है, मैंने भी ठीक ठाक घर का रहने वाला हूँ, ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी थी, मन लगा के पढ़ाई की थी, और गढ़ी करके नहीं करती थी। सारे सब्जेक्ट मेरे जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छे थे। मन में आया कि यार मैं भी पीजी हूँ, ये जो बैठा हुआ है रेडियोथेरेपी का डॉक्टर, जो कीमोथेरेपी का डॉक्टर, ये भी पीजी है, ये जब पढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। मैंने MBBS की किताबें खरीद डाली, आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया, आयुर्वेदिक मेटीरिया मेडिका, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका, नेचुरोथेरेपी की और जितनी किताबें मिल सकती थी वो खरीदा। और इसी बीच में एक बहुत सस्ती सी किताब खरीदी थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। ये जो मेरे पास ज्ञान है उसका प्रथम सीढ़ी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्वविद्यालय शांति निकेतन अंदर में, शांति निकेतन के डॉक्टर नारायण दास साहब का एक अंधेरे में मुझे किरण की लिखा हुआ में दिखाई अपनी किताब के माध्यम से। मात्र 8 रुपये किताब की कीमत थी, 60 पेज की किताब थी। उसके बाद मुझे लगा कि यार बाकी सब तो मैं जानता हूँ, साइंस ठीक थी मेरी, बाकी सब मैं जानता हूँ। तो इस क्रम में फिर मैंने शायद पहले वही किताब पढ़ी, उसके बाद सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते फिर मैंने वो अपने ऊपर लागू किया। सबसे पहले मैंने अपने ऊपर लागू किया। 6 महीने मेरा कैंसर पता भी नहीं चला, कब फंस गया कब नहीं। मैं दोस्तों आप सब की तरफ से अपने डॉक्टर हेलेन मिश्रा जी वाली का जन्मदिवस है। भादो जो है वो फर्टाइल महीना माना जाता है। भादो का महीना वो फर्टाइल है, बाय द
मेरे ये भाजों के हैं, मेरी भद्रा वाला वो। और बहुत से लोग मैंने देखा है कि जो भद्रा के लोग होते हैं उनका ब्रेन बहुआयामी होता है, काम कुछ और करते होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली उससे अलग हट के जो काम करते हैं वो शायद उनका एक्सपर्टाइजेशन है। बहुत से लोगों में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जी वही था, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। तो दोस्तों इस सब सीढ़ी में जब मैंने वो पहली पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने कहा कि आ जाइए बैक प्राचीनतम काल में चले जाइए, जब हम एकदम नेचुरल कंडीशन में रहते थे, आदिवासी काल में। अभी आप लोगों को बता रहा, सुनामी में जब भूकंप आया था, मतलब एक चक्रवात था, सुनामी के तमाम लोग, आदिवासी लोग, उनका बाल काम नहीं हुआ, जो पढ़े लिखे लोग थे वो नेचुरल थे। अब नेचर में रहते हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी जग जाती है, कैपेसिटी आ जाती है, हम चिड़ियों की भाषा पहचानने लगते हैं, हम वायुमंडल के तमाम प्रकोपों को जानने लगते हैं और हम अपने बचाव के लिए अंदर से विजिल हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं और हम उस हिसाब से कार्य कर देते हैं, तो हम बच गए। और हम सूखताई पहन करके और बड़ा अपने को देश का मान करके हम जैसे ही उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, परिणाम सामने आ जाता है कि हम बहुत सी चीज़ें दोस्तों बेसिक तौर पे आपके समाज में देखने के लिए हमको शुरू करिए किसी भी कूड़े के ढेर से। बरसात का सीजन है, कूड़े के ढेर से देखिए, एक बीज आया कहीं से, बीज वहाँ पर कूड़े पे पड़ गया, जिस कूड़े को कोई छूना पसंद नहीं करता और हम स्वीपर से साफ कराना चाहते हैं, उस कूड़े में इतना हिम्मत होता है, एक छोटा सा बीज उसमें आ गया, एक धीरे धीरे पौधा बन जाता है, नाम की छोटी का उसका नरिशमेंट वहाँ से। चलिए कुत्ते को देख लीजिए, आप अपने घर का बचा हुआ खाना जाकर कूड़े पर डाल देते हैं, कुत्ता खा के उसी को लेकर तंदुरुस्त है। बिल्ली को देख लीजिए, तमाम जानवरों को देख लीजिए, कौवा आप गले के खिखार को फूंकते हैं, कौवा उसे भटक जाता है। यानी उसमें भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कौवा अपने पाचन शक्ति के आधार पर डाइजेस्ट कर सकता है। एक मनुष्य वर्ग ऐसा है जिसको छोड़ के शायद किसी और वर्ग को, पेट के उसको एक्सेप्शन नहीं मानता मैं, पेट को छोड़ के बाकी किसी जानवर को कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, दे ऑल आर देयर डॉक्टर। हमारे अंदर वो डॉक्टर छुपा हुआ है, हमारे अंदर वो डॉक्टर छुपा हुआ है और हमारे अंदर के डॉक्टर को हम एक्टिवेट नहीं होने, डाइस पे नहीं आते, हम खुद ही नहीं पहचान पाते कि वो डॉक्टर हमारा कहे क्या। बुखार क्या चीज है बता सकेंगे आप लोग? बुखार कैसी बीमारी है? बीमारी है भी कि नहीं? बीमारी नहीं है, क्या चीज है ये? बॉडी की लक्षण है। किस का लक्षण है? मतलब जो कॉज है, जो हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, मतलब बुखार के रूप में लक्षण है। सब सही बोल रहे हैं आप बताइए। बॉडी की इम्यूनिटी हमारी रिएक्शन है, जो आउटसाइड इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन को आउटसाइड इन्फेक्शन का मतलब बॉडी बैक्टीरिया सब में इफेक्ट करता है बॉडी आउटसाइड नहीं इनसाइड ना, बॉडी के। देखिए बुखार क्या चीज है? हमारे अंदर किसी भी तरीके का फॉरेन बॉडी इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। गैस भी हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर भी हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस भी हो सकते हैं। फॉरेन बॉडी जो हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी के रूटीन से बाहर की चीज़ है, वो जैसे ही हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, हमारी बॉडी अपना प्रतिरोध जताती है और जो प्रतिरोध जताती है और हम ध्यान नहीं देते तो कुछ दिन बाद वो प्रतिरोध को उग्र करती है और एक हमें फीवर हो जाता है। आपको ताजुब हुआ जानते हो कि फीवर जो है इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप करता है। वो हमारे शरीर को गर्म इसलिए करता है कि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ जाए कुछ, ताकि जो फॉरेन बॉडी की चीज़ें आई हैं जो उस टेम्परेचर को ना झेल सके वो नेस्तनाबूद हो जाए। कभी सोचा आपने? नेस्तनाबूद हो जाए, इट्स ए पार्ट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। हमारे बॉडी के लिए 3 तरीके का इम्यूनिटी सिस्टम है, 3 तरीके का इम्यूनिटी सिस्टम। एक तो हमारे अंदर का जो है इंडिजिनस जिसे बोल सकते हैं, उसमें सो मेनी थिंग्स, ब्लड लिम्फेटिक सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एटसेट्रा एटसेट्रा।
दूसरा है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, वो भी इसके अंदर का बुखार आना उसी में से बात है, जुकाम आना उसमें का ही एक अंग है, नाक से पानी आना वो भी एक इसी का अंग है, आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो आंसुओं का निकलना वो भी उसी का एक लक्षण है। और इसके अलावा कभी हम ऐसी कुछ खा लेते हैं जो अपच हो जाता है तो वो जो गैस बनती है खट्टी खट्टी सी, वो भी इसका एक छोटा सा पार्ट, वो हमको सिम्टम करता है कि बिवेयर समथिंग गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी। सर दर्द इट्स आल्सो ए सिम्टम। सर दर्द आया तो आप सिम्टम पे न जाके सेरिडान खा लीजिए, नासीन खा लीजिए, जो भी खाना खा लीजिए, वो सर दर्द आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। नतीजा क्या, जो मूल कारण है वो एग्जिस्ट कर। तीसरा क्या है इम्यूनिटी सिस्टम में, हमारे बाहर के ये रोम छिद्र, हमारे आर्मपिट के हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या है, ये हमारे वहाँ के टेम्परेचर रेगुलेशन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना यहाँ पे और बिटवीन दी थाइज होता है, वो हमारे टेम्परेचर को रेगुलराइज करते हैं। सो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसके इन्फेक्शंस बचे। हमको जो इतना एडवांस हो गया ना, इतना एडवांस हो गया कि हमको ये सब चीज़ें घर में माँ बाप, हम लोग के समय में तो था, अब नहीं बच्चों को बता सकते। और अगर कोई छोटा बच्चा 5 साल का है तो उसकी माँ कहती पॉपी सेम पॉपी सेम पॉपी सेम, अरे हम लोग 8-8 साल तक रहेंगे मुँह में, कोई दिक्कत नहीं। और बस समझाते थे लोग, बताते थे लोग। तो अब वो एक चेंज आ रहा है, जो ये चेंज शायद यूरोपियन कल्चर का चेंज है। और यकीन जानिए दोस्तों, फिर हमें बैक ही आना है, वापस आना है, क्योंकि हमें रास्ता वही दिखाता है। धीरे धीरे वैसे भी लोगों का विश्वास कम हो रहा है। दोस्तों अब हम आते हैं बीमारियों में। जैसे कोई एक बीमारी आप चूज करें जो कॉमन हो, उस पर मैं बोलूँ, ये तो कॉमन सी बात हुई, नेचर की बात। जो बीमारी आप बताएंगे उसको फिर मैं नेचर के तरीके से फिर इलोबोरेट बताएं। कोई बीमारी, मिर्गी के जो दौरे पे, मिर्गी नहीं, अभी बेसिक बीमारी क्या हो, मिर्गी तो मिर्गी भी क्या है, मिर्गी बताऊंगा, ये भी एक टाइप ऑफ वर्म्स होता है, टीनिया सोलियम यानी स्केरिस, और दूसरा होता है फेबुला हिपेटिका, वो उसके ब्रेन में चले जाने से होता है, वो सेकंड पेज बताऊंगा आपको। मैं आता रहूँगा, अगर आप मेरे को छेड़ने के लिए, आप अगर मेरे को झेलने को तैयार होंगे, प्रत्येक शनिवार को आ सकता हूँ। मैं प्रत्येक झेलने को तैयार होंगे तो मैं प्रत्येक शनिवार को आ सकता हूँ। और बताइए, सर्वाइकल हो गया, चलिए, और माइग्रेन हो गया, और डीवीटी ओके, जो हड्डी वाला होता है। हाँ, और बताइए, किडनी स्टोन, और बताइए, थायराइड बता दिया आपने, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो एक्जिमा हो गया, ल्यूकोडर्मा हो गया, चलिए, और बताइए। अब बताइए कि क्या आपको पता है कि जितनी बीमारियों के नाम आप लोगों ने बताए हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से है? मैं किसी के मुंह से सुनना चाह रहा था कि वो बीमारी तो सबसे पहले आई है, नन सेड, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी, व्हाट इज आवर वाइटल एक्टिविटी? इन माय ओपिनियन, व्हेन आवर natural vital activities derailed from its natural track, we feel ill. जब हमारी प्राकृतिक दैनिक दिनचर्या जिस माध्यम से, जिस रास्ते पे जानी चाहिए, उस रास्ते से नहीं जा पा रही है, थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है, हमें कहीं न कहीं उसको चाहे एलर्जी कह लीजिए, चाहे उसे बुखार कह लीजिए, चाहे उसे माइग्रेन कह लीजिए, चाहे उसे किसी भी रूप में कह लीजिए, तब हम बीमार महसूस करते हैं। और एक स्टेप यह आता है कि वो जब लगातार कुछ दिनों तक बना रहता है, तब हम जाकर सेकेंड फेज की बीमारी, थर्ड फेज की बीमारी, जिसे बीमारी कह रहे हैं, तब हम उस डिरेलमेंट के आउटपुट से हम झेलना शुरू करते हैं। तो डिरेलमेंट है। अब जो हम कह रहे हैं कि नेचुरल बायोटिक एक्टिविटी, व्हाट इट मीन? एक मनुष्य, एक जानवर, एक हाथी, एक शेर, एक गधा, एक घोड़ा, एक गाय, सवेरे 5 बजे क्या करते हैं? हमने उनको राशन दे दिया, चूरी चोकर मिला करके,
पेट भर खाए, पानी पिए, उसको चलाते रहे। व्हाट दे आर डूइंग, अपना सलाइवा अंदर डालते रहे और धीरे 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 क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद दूध दुहा उन्होंने, फिर आराम कर रहे हैं। शाम को 3-4 बजे गोबर किया उन्होंने, फिर उसके बाद चूनी चाकर लगा दिया गया, फिर खाना खाया उन्होंने और खाना खा के फिर चबाए, फिर एक बार दूध दुए, फिर सो गए। फिर सवेरे 4 बजे पहले गोबर करेंगे, फिर चूनी चौका दिए। दिस इज द नेचुरल वाइटल एक्टिविटी। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 5 बजे इस तरीके से खाना खाते, 6 बजे से 7 बजे से नन ये नॉट कस्टम्ड ऑफ इट। पहला स्टेप तो यही गलत करते हैं। हर जगह एलोपैथ में पड़ता है कि सवेरे का नाश्ता बड़ा अच्छा होना चाहिए। हम कंफ्यूज करते हैं कि नाश्ता का समय क्या हो। अरे सवेरे का नाश्ता भैया, सवेरे उठो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ठीक ठाक खा लो। पुराने जमाने के जो लोग होंगे, जैसे लोगों को सवेरे उठ के क्या होता था, चबैना मिलता था। चबैना को तो समझते हैं, मूढ़ी यानी चावल तो भूना गया हो, चना भूना गया हो, नहीं भूना गया तो चना रात में भिगोया गया हो, घुगनी की तरह तल दिया गया हो, वो सब मिला दिया गया। और गांव में क्या होता था, राब बनता था। राब यानी गन्ने से गाढ़ा करते हुए राब बन जाता था। राब में थोड़ा सा दही मिला देते थे, घोल देते थे, पानी मिला देते थे, 1 गिलास 2 गिलास पी लो भैया। व्हाट यू आर टेकिंग, 60% ऑफ मिनरल्स ऑफ आवर बॉडी वी आर टेकिंग इन द राब एंड दही। हम उसमें दे रहे हैं जो हम चबैना खा रहे हैं। प्लेंटी ऑफ हस, चूनी जिसे कहते हैं, जो जिसको जब गाय के सानी डालिए और नहीं खाती है तो गांव वाले लोग, पहले हम लोग के बाबा दादा कहते थे अगर चूनी मार दो उसके ऊपर, इतना सा मुट्ठी भर चूनी को वैसे छीट देते थे, खाना शुरू कर देते थे। क्योंकि दे नो कि ये हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं पैदा करेगा। तो उसको समझ गए कि मैं किस बात में आ गया कि आपका पाचन कहाँ से शुरू हो, कहाँ से गड़बड़ हो और उससे होने वाली कौन सी बीमारी है जिससे सारी बीमारियां पैदा होती हैं। The root cause या gateway of the all diseases, even मिर्गी too, is constipation. It constipation, विश्वास करें या न करें। Spondylitis is too, its resultant. Migraine is too, its resultant. Cancer is too, its resultant. AIDS is too, its resultant. Everything is originated from constipation. Constipation भी 3 स्टेज का होता है। कॉन्स्टिपेशन भी 3 स्टेज का होता है। सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि हम जैसे खाना खाए, खाना खाने के भी तरीके हैं। 9:45 हो गया, 10 बजे ऑफिस पहुंचना, बैठे इतना बड़ा बड़ा रोटी का तोड़े दाल में लपेटा हुई, हमने उसे क्यों नहीं किया। हमारा जो आमाशय है इसमें विलीज होते हैं, विलाइज, VILLIES। इनका ये ग्राइंडर होते हैं, दांतेदार होते हैं। इनका काम होता है एक अच्छी तरीके से चबाए हुए फूड पार्टिकल को फिर इमल्सिफाई करने के लिए सर्टेन सलाइवा के साथ और एंजाइम के साथ मिक्स करके इसको एक इमल्सिफाइड करके लुगदी में बना देना, सो दैट ये इजली हमारे ड्यूओडेनम से पास होकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। चावल एक ऐसी चीज है कि 95% लोग उसे पूछते ही नहीं है ना मैडम पूछते नहीं है। अदरवाइज मैं कहूँ आपको कि कॉन्स्टिपेशन की सबसे उत्तम दवा चावल है। आप दोस्तों को घर में देख लीजिएगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो फुल क्रीम मिल्क खिलाइए और लाइए उसे। एक मिनट, मेरे आगे साहब का फोन है। जी सर, हाँ जी सर, जय सर। जी जी जी, कल आऊँगा सर, कल सवेरे आऊँगा। कल वो ह्यूमन राइट में भी जाना सर, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी। मैं क्या बोल रहा था? चावल। आप लोग को जिसको भी 1% भी शक है कि कॉन्स्टिपेशन है या जिसे लगता है कि सवेरे उसका पेट साफ नहीं होता, दोस्तों आप इतना चावल लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए उसको और फिर से अच्छी तरीके से पानी में पका लीजिए, थोड़ा गीला और फुल क्रीम मिल्क लीजिए और उसे खौला लीजिए, खौला कर उसे रख दीजिए फ्रिज और उसकी मलाई और थोड़ा सा दूध देके उस चावल में साज करके थोड़ा सा घोल बना के पीजिए और सुबह उसको प्रणाम। गुड एक्सेलेंट
लैक्सेटिव। और लैक्सेटिव भी नहीं है, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मिनरल, लॉट ऑफ हस्क, लॉट ऑफ म्यूकस। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के इंटरनल वॉल पे म्यूकस लगा होता है जो हमें तमाम बैक्टीरिया वायरसेस से प्रोटेक्शन देता है। चावल में स्टार्च होता है, माड़ होता है, वो माड़ उस म्यूकस को बनाएगा। वी कांट डाइजेस्ट म्यूकस, वो निकल जाएगा अपने साथ। वो लेके क्या निकलेगा? जो आपके पेट की गंदगियाँ लेके निकल जाएगा। ये आप करेंगे तो आपको आभास होगा, जितना करेंगे आभास होगा। कोई और व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, वेरी सिंपल यार, आजकल देसी अनार मिल रहा है, यहाँ पे पीठ पे चले जाइए, मेरे ख्याल से 20 रुपये 25 रुपये किलो। देसी सेब मिल जाता है, उसका काशी और इधर वाला छोटे छोटे 30-40 रुपये किलो। थोड़े से खजूर ले आइए, अगर छुहाड़ा लाना चाहते हैं छुहाड़ा लाइए, 5-7 छुहाड़ा रात को भिगो दीजिए और सवेरे उसे बढ़िया से धो के भिगोइए। सवेरे सवेरे उठिए, चाय मत पीजिए, पानी मत पीजिए, आप 4 छुहाड़े खा लीजिए, 1 अनार को पूरा खा जाइए और 2 सेब खा लीजिए और उसका गरम गरम पानी पी लीजिए। 15 मिनट में देखिए लगेगा कि पता नहीं कब का जमा हुआ निकल दवा के। और उसमें जो आप खा रहे हैं, दीज आर ऑल फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। छुहाड़ा अभी किसी ने कहा स्पॉन्डिलाइटिस का गुड मेडिसिन, स्किन का गुड मेडिसिन, बैक पेन का गुड मेडिसिन, स्किन का गुड मेडिसिन। अनार का छिलका फेंकिए नहीं, अनार का छिलका का इंपॉर्टेंस है स्किन के लिए। उसका छिलका फेंके नहीं, ठंडी जगह पर सूखने दीजिए, सूखते सूखते सूख जाए, उसमें पाउडर बना के चीज़ बंद करके रख दीजिए। छुहाड़ा का बीज भी फेंकिए नहीं, उसको भी रखे रहने दीजिए, आराम से उसे कूट करके पाउडर बना के रख दीजिए, छुहाड़े के बीज का पाउडर। कभी जरूरत पड़े पूछ लीजिएगा उससे, क्योंकि आज अलग अलग है। अनार एनीमिया नहीं आने देगा आपके पास। सेब अगर देसी है तब, विदेशी सेब जिसमें मोम लगा रहता है वो नहीं, वो मत खाइएगा। तो उसका जो छिलका होता है आपका इतना न्यूट्रिटिव होता है, इतना न्यूट्रिटिव होता है कि आप दंग रह जाएंगे उसके पूरा कलर हीटर। लेकिन ये क्या है, हमारे विज्ञान की भी एक देन है कि हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। घोड़े को गधे से हमने हाइब्रिड बना के खच्चर बना दिया, जो सारा किसी को। हमें खच्चर नहीं खाना, हमें घोड़ा या गधा इस्तेमाल। इस बात को ध्यान रखिए कि देसी चीज़ में जो दम है, देसी गेहूँ में जो दम है, वो हाइब्रिड नहीं है। थोड़ा सा हम अपने यहाँ कर सकते हैं, थोड़ी सी जगह है, हम अपने यहाँ थोड़े बड़े गमले ले करके उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें बो सकते हैं। मूली तो लगता है बो ही सकते हैं, टमाटर बो सकते हैं, देसी भी हम उसको धीरे धीरे खा सकते हैं। अच्छा चलिए, कॉन्स्टिपेशन पे बात हो रही थी। कॉन्स्टिपेशन के 3 मेन कारण होते हैं। कोई आदमी बोर हो तो जा सकता है, अगर आप में तो कोई बोर हो रहा हो मेरी बात से तो जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन के 3 मेन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि हम प्रॉपर्ली च्यूड भोजन नहीं करते, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। दूसरा मेन कारण है कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में आ गई हो। फॉरेन बॉडी कैसे आ सकती है? 3 माध्यम है, बाई एयर जिसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बाई वाटर जिसके चांसेस मैक्सिमम होते हैं, और बाई फूड इसके चांसेस भी मैक्सिमम। सब्जी वाले ने गंदे पानी को पालक पे छीटा और हम गए पालक ले आए और उसको ले आए, हमारी श्रीमती जी ने जल्दी में 2 पानी धोया, 2 पानी धो के काटा बना दिया। उसका जो उसके अंदर जो बॉम्ब्स हैं जो भी है वो भी बताऊँगा, वो मरे नहीं, सिस्ट फॉर्म में उबालने पे वो सिस्ट फॉर्म में आ गए और हमारे पेट में गए तो फिर उनको सुटेबल एटमॉस्फेयर मिला, दे कैन कम आउट फ्रॉम सिस्ट और एक्टिवेट हो जाए। कौन से फॉर्म में? 6 तरीके के बॉम्ब्स होते हैं। कॉमनली आपने नाम बहुत सुना होगा। एक होता है टेपवर्म, एक होता है एस्केरिस, जिसे बोलते हैं एस्केरिस, उसको जूलॉजिकल नेम है टीनिया सोडियम। एक होता है फेबुला हिपैटिका, ये पिस्सू टाइप का होता है, चपटा चपटा होता है। बेटा जब 1 गिलास ले आ देना खाली पानी पीना। अच्छा है, ठीक है। फेबुला हिपैटिका ठीक है। फेबुला हिपैटिका दोस्तों, अभी हमारे मित्र ने कहा मिर्गी, रूट ताजा मिर्गी इज प्रेजेंस ऑफ टेपवर्म इन आवर।
अनदर काज 90% चांसेज है कि प्रेजेंस ऑफ एस्केरिस इन आवर। वेरी सिंपल है, कैसे इरिटेट किया जा सकता है नेचुरल तरीके से। सो मेरी डिवाइसेज आयुर्वेद ने सो कितने इतना दे रखा है जानने के लिए। चलिए फेबुला हिपैटिका, एक बड़ी कॉमन सी बात है कि लोग कहते हैं कि किसी का लीवर सूख जाता है तो ठीक नहीं होता, लीवर सिरोसिस ठीक नहीं होता, लीवर हिपेटाइटिस भी ठीक नहीं होता, नहीं होता। इनकरेक्ट। लीवर हिपेटाइटिस, लीवर से संबंधित जितनी बीमारियां हैं इंक्लूडिंग जॉन्डिस, दे ऑल आर फ्रॉम फेबुला हिपैटिका। वो एस्केरिस का ही सहोदर भाई है और ऐसा है चिपटा चिपटा वो जाके लीवर में चिपक जाता है और प्रोपोगेट करता है। मुझे कुछ नहीं है उसका। ये सारे वंश जो 6 तरीके के वंश होते हैं, ये सारे वंश, इनकी लाइफ साइकिल 22 दिन की होती है। आज का अंडा 7 दिन बाद उसमें से उसका जीव निकलेगा, अगले 15 दिन में एडल्ट हो जाएगा और 15वें दिन बाद एक बार में प्रोपोगेशन में 1 लाख अंडे देगा। गलती से अगर कोई एक अंडा आपके आमाशय में आ गया और 22वें दिन उसका हो गया, 1 लाख अंडे दे देगा। आपके एलिमेंट्री कैनाल में जहां भी कहीं हो अंदर अंदर कुछ न कुछ वायु वो कवर कर लेगा। नेक्स्ट 22 डेज में क्या होगा, वो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख ह्यूज वायु विल बी ऑक्युपाइड बाय दैट। खाना निकलेगा कैसे? नहीं निकलेगा ना। आप कहेंगे यार डॉक्टर साहब मुझे वो दे दो, डॉक्टर साहब लैक्सेटिव कोई देंगे, 1 दिन खाओगे 2 दिन खाओगे, उससे उसको कोई बिगड़ता नहीं। लैक्सेटिव करना क्या हुआ, तो वो ढीला करता है केवल और थोड़ी देर के लिए, और लगातार यूज करते रहोगे तो आपके यहाँ की फिकोड़ना ढीला होना बंद हो जाए। गए काम से तीसरा भूख शुरू हो गया। तो अब उसका भी इलाज है, फेबुला हिपैटिका का भी इलाज। इसके भी दुश्मन भी हैं, यानी ये जो वंश हैं इनके दुश्मन इसी प्रकृति ने दे रखे हैं। आपके आसपास हैं, आपने भी देखा होगा कि इस प्रकृति में आपके अगल बगल तमाम पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनमें कभी कीड़ा नहीं लगता। बताइए 2-4 के नाम। नीम है और आसपास की बताइए तो इसीलिए फेबुलो बबूल में कभी देखा किसी ने कीड़ा रखते? शीशम में देखा कभी किसी ने? शीशम के पत्ते की बात करो, तने की बात नहीं कहा। पपीते में देखा है कभी कीड़ा? पपीते के पत्ते में देखा है आपने? और भी तमाम पत्ते हैं। एक सदा बेल पत्ते, पपीते के पत्ते की बात कर रहा हूँ। पपीते के पत्ते में कीड़ा लगता है ना? नहीं पपीते के पत्ते कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, और बताइए। और इसके अलावा बेलपत्र, देखिए पीपल के पत्ते में जो आप देखते हैं जो कीड़ा है ना, वो कीड़ा पीपल के पत्ते के पौष्टिक आहार पपीता पत्ता नहीं करता, पीपल के पत्ते में नहीं लगता, नीम के पत्ते में नहीं लगता। बेलपत्र होता है सर एक। चलिए और बताइए भाई। तुलसी है, बेना है, तुलसी है, सदाबहार का पौधा है, पुदीना है कि नहीं भाई? मीठी नीम है ना, पतायन है, ये तमाम पत्ते, आड़ू है, ये तमाम पत्ते एंटी वर्म के तौर पे प्राचीन काल से इस्तेमाल किए जाते हैं। जिसके अप्रोच में जो हो सुबह उठ के आप 8-10 पत्ते क्वांटिटी के हिसाब से खा सकते हैं। और सर्वोत्तम इसमें क्या है? पपीते का पत्ता सर्वोत्तम है। इन पत्तों में जो एंटी वर्मिंग प्रॉपर्टी, इसके अलावा ये पपीते नेचुरली बैलेंस्ड क्वांटिटी में अपने साथ सारे न्यूट्रिएंट, सारा वाइटामिन्स रखे हुए हैं और आप जब खाएंगे तो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ क्या मिलेगा आपको कि सवेरे सवेरे सारे हरे पत्ते एक प्रक्रिया करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी उस पत्ते के अंदर पाए जाने वाला क्लोरोफिल एक्टिवेट होकर के फोटोसिंथेटिक एंजाइम बना लेता है। और आपने उस पपीते के पत्ते को ग्राइंडर से ग्राइंड किया, ठंडा पानी डाल के पी गए, तो वो फोटोसिंथेटिक एंजाइम उसके साथ चला गया आपके पेट में। फोटोसिंथेटिक एंजाइम के अंदर एक गुण होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करता है, वाटर वेपर को एसिमिलेट करता है। बदले में क्या बनाता है? बदले में ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ता है। सबसे खास बात है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन छोड़ता है।
आपने अगर खा लिया तो आपके पेट का जो कार्बन डाइऑक्साइड रात भर का है वो तो इसने सोख लिया, बदले में इसने ग्लूकोज दे दिया 6 मॉलिक्यूल्स आपको, और 12 मॉलिक्यूल आपको ऑक्सीजन दे दिया। आपको उतना सांस कम लेना पड़ेगा और वो चीज़ वहीं से नस में जाएगी, पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाएगी, और आपके शरीर के सभी के अंदर एक जो कोशिकाएं हैं छोटी 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 सब जगह ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। सिंपल फेनोमेनन है, पत्ता चबाइए। दुनिया में एक प्लांट अद्भुत प्लांट है, आप खूब जानते हैं, खूब जानते हैं, खूब जानते हैं, जिसके अंदर रीजनरेशन पावर बाकी सारे पौधों से बहुत ज्यादा। गेस करिए कोई एक प्लांट। आपने जामुन का आप बताइए, 2-4-10 नाम बता दीजिए। रीजनरेशन पावर। आपने दूध का, आपका नाम अतुल है ना? उत्तम जी, आपका नाम? संगीता जी, और बताइए आप लोगों ने। गिव ए बिग हैंड फॉर संगीता जी। दूध घास सर्वोत्तम पदार्थ है, सर्वोत्तम पदार्थ है, वी कैन टेक। और दोस्तों बताओ आपको, हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी हो, बैक पेन हो, घुटने का दर्द हो, बैकएक हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, पार्किंसन डिजीज हो, मैंने 7 ऐसे लोगों को ठीक किया पार्किंसन में, जो एम्स में दिल्ली में 7-8 साल से एड़िया रगड़ रहे थे, और वो इस पोजीशन में नहीं थे कि कार का एक्सीलेटर दबा के कार ड्राइव कर सके, और वो पति से घूमते जाते जाते कहीं से मेरे पास आए। हमने कहा भैया आपको आना पड़ेगा, मैं तेरा दुख था। हमने कहा कि आप लगातार 22-25 दिन आप दूध घास खा सकते हैं ट्रायल के तौर पे। दूध घास कैसे खाएंगे? मत खाइए, जाइए। उन्हें लगा कि मैंने नाराज हो गया, पूरा नहीं हम खा लेंगे। हमने कहा कैसे खाएंगे, बताए दूध घास है कहाँ हमारे लाल में? हमने कहा लाल में आपका ट्रिलियन घास होगी, दिल्ली के रहने वाले हैं, आपका ट्रिलियन घास होगी। दूध घास होते रहे लोग पहचान नहीं पाएंगे दूध घास कैसा होता है। टहनियाँ होती हैं और पत्तियाँ होती हैं। घास इज ए रियल पीपल, पतली पतली शाखाएं होती हैं, पतले पतले पत्ते होते हैं, कभी वो झुंड के तौर पर खड़ा नहीं होता। और हमारे ऋषि मुनि, दे आर प्योर साइंटिस्ट, दे वेयर प्योर साइंटिस्ट। उन्होंने जो हमारे ऊपर ले डाउन किया है, श्लोक के तौर पे किया है, रिचुअल्स के तौर पे किया है। हर पूजा पाठ में दूध घास आवश्यक है, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो वो दूध घास आपको 100 की 100 बीमारियों से निकलना, 100 की 100 बीमारियों से निकलना। हानि कैसे, सेवन कैसे करना है उसका बता देता हूँ। आप जो है एक आदमी पे कम से कम इतना सा दूध घास, वजन तो मैंने नहीं किया, नंबर तो कर नहीं सकता क्योंकि वो होंगे 400-150 उतना दूध घास लीजिए, बढ़िया सा साफ पानी में धो लीजिए, एक बार गुनगुने पानी में नमक डालिए, धो लीजिए। अब अगर हो सके तो बकरी की तरह चबा लीजिए। मैंने चबाया है लगातार 8 महीने, टेंशन कैसे नहीं की, सब पूरा डंठल पंठल सब है। बकरी उसी पे खाती है, बकरी पे उसका कीमत देखो, घोड़े पे देख लो क्या कीमत है। सब जानवर खाते हैं, जो कुत्ता भी खाता है उसे छोड़ते हैं, कुत्ता जब पेट ठीक करता है शेर भी तो वही खाता है, शेर भी तो वही खाता है, चूहा भी खाता है, मिर्ची भी खाती है। अगर आप ध्यान चलिए सर, वो धूपा और पीपल के पत्ते खाने कितने हैं, किस तरीके से खाने? दूबड़े अब देखिए, धूपा यानी कि धूप इतना सा ले लीजिए, अगर सूखा हुआ टहनी भी है मत फेंकिए उसे, खासकर उसके जो नोट्स हैं, नोट्स जहाँ से दूसरा शाखा निकलता है, जहाँ से अगला जुड़ा हुआ, रीजनरेशन की पावर वहीं पे हो, उसको कभी फेंके नहीं। उसको लीजिए, पानी से धोइए, पानी से धो करके एक बार गुनगुने पानी में नमक डाल के धोइए, फिर ले लीजिए। अगर आप चबा के खाने के घर का दांत है आप पे, बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर आप सिलबट्टे पे लीजिए, सिलबट्टे पे पीसिए बढ़िया था, ठंडे ठंडे करके, है ना, और बढ़िया से पीजिए। पी के उसको फिर थोड़ा सा चिल्ड वाटर डालिए और कुछ मत पिलाइए, उसके बाद पीजिए। 5-7 दिन पी के आप देखिए दोस्तों, जो माइग्रेन वाले हैं वो भी, जो किसी बीमारी के हैं वो भी वो सब धीरे धीरे
ये क्या करेगा? व्हाट हैपेंस व्हेन हमारी जब किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस की तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं, क्या हो जाता है? किडनी के नेफ्रिडिया सेल, किडनी में नेफ्रिडिया सेल होता है, किडनी की नेफ्रिडिया सेल अगर आपके 40% खराब हैं तो आपको आभास होने लगता है, बार बार पेशाब होने के लिए आप पेशाब रोक नहीं पाते, फिर उससे ज़्यादा बढ़ता है, धीरे धीरे वो नेफ्रिडिया खराब होने लगता है, फिर दिक्कतें आ जाती हैं। आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है आपकी किडनी खराब हो गई, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। नेफ्रिडिया सेल्स को कौन रीजनरेट कर सकता है? मेरे दोस्तों, दूध घास। लीवर का सेल को कौन रीजनरेट कर सकता है? दूध घास। क्योंकि जिस कंपोनेंट की वो बनी हुई है उसी कंपोनेंट से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ, बस इसको मटेरियल चाहिए, चाउमीन नहीं चाहिए, बंद नहीं चाहिए। इसे वो कंपोनेंट आप मिनरल के तौर पे आप दे देंगे, ये कब ले जाएगा? हेलो हेलो, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा मीटिंग में। किसी भी एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने शास्त्रार्थ में दूसरे विद्वान व्यक्ति से कहा कि अच्छा बताओ, ये तुम्हारे सामने जितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं इनमें से कौन सा पौधा सबसे अच्छा है औषधीय गुणों के लिहाज से? उनका क्षमा कितने पौधे हैं, सब दिव्य हैं, सब में औषधीय गुण है और सब विशिष्ट हैं, हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है दूध घास को हमने कैटेगराइज किया उसकी रीजनरेशन पावर की वजह से, लेकिन इसके आधार पे हम याद करिए कि दिवाली में हम अपने यहाँ एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी बालू डाल करके जौ डालते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य का विकास हुआ, विकास के प्रथम चरण में कौन कौन से अनाज खाए जाते थे? केवल जौ और चावल और मोटे अनाज, सामा, कोदो, बाजरा, दे आर द रियल फूड ग्रेन्स, वो खाए जाते थे। आज हम उसको आइए आइए अच्छा, कभी किसी ने सुना है कि किसी ने घास की रोटी खाई हो? इसका मतलब कि उनको पता था कि घास की रोटी बन सकती है। कभी किसी ने एक्सपेक्ट किया कि महाराणा प्रताप की हाइट कितनी रही होगी, वजन कितना रहा? कभी जो लोग इलाहाबाद के हैं, कभी इलाहाबाद के म्यूजियम में जाकर देखिए, आप गए, 10 फीट का उनका कवच है, 10 फीट का, और चेस्ट उनका नहीं होगा तो 80 इंच होगा कम से कम। उनका तलवार रखा है वहाँ पे, भाला रखा है और सर पे ढकने वाला कंटोपा रखा है। 16 किलो का तो कंटोपा उनका हेलमेट जिसे कह सकते हैं, 30 किलो का तलवार है, 30 किलो का भाला है, और कवच का वजन कितना होगा गॉड नोस। वो आदमी चेतक पे सवार होकर के जाता था उस घोड़े के ऊपर पे कुछ के, यदि वो व्यक्ति खुद ही रहा हुआ 1.5-2 कुंतल का, 1.5-2 कुंतल का, वो 1.5-2 कुंतल अपने ऊपर लाता है, 3 कुंतल, और घोड़े पे जाता है। राणा की पुत्री थी नहीं तब तक चेतक उड़ जाता था, इसका मतलब घोड़े में भी ज्यादा ताकत थी। और ऐसे मौके पे जब राणा को एक बार आवश्यकता पड़ी, उसे पुरातन चीज याद है, उसने कहा घास की रोटी बनाओ क्योंकि अकबर से लड़ना है। कितने दिन खाए थे? 32 दिन खाए थे घास की, और तब लड़ाई लड़े थे वो। रहस्य इसमें गूढ़ नहीं है, हम इसको गूढ़ इसलिए मान रहे हैं कि हमारे सामान्य क्रियाविधि से हट गया। दिवाली के जौ कान से लगाने के नहीं है, करने के नहीं। आपने सुना होगा बहुधा कि गेहूं के ज्वारे का रस बड़ा फायदेमंद है। अगेन द सेम थिंग, गेहूं के ज्वारे निश्चित तौर पे फायदेमंद है, आप उसको खाइए, कच्चा खाइए, सवेरे सवेरे खाएंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसमें होगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आएगा और उस ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज आएगा और आपके बॉडी का इंटरनल सफाई हो जाएगी। दोस्तों, एक बड़ी बेसिक सी चीज बता दूं, हमारी पूरी जो उन्होंने रसायन विज्ञान पढ़ा है
उनको ज़्यादा थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक रिएक्शन बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कितने लोग रसायन विज्ञान पढ़े हैं? चलिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इनफैक्ट क्या है, दुनिया में जितने रिएक्शंस हैं, चाहे उसमें ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, हाइड्रोजन हो चाहे ना हो, उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही बोलते हैं। पॉजिटिव आयन का निकलना, पॉजिटिव आयन का निकलना या निगेटिव आयन का जुड़ना, निगेटिव आयन का निकलना या पॉजिटिव आयन का जुड़ना, दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और सरप्राइज करेंगे आप लोग कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले 108 तरीके के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, 108 मेजर रिएक्शंस है हमारी बॉडी में। मेजर रिएक्शंस टोटल तो लगभग 1000 होंगे। मेजर 108 रिएक्शंस हैं, दे ऑल आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आउटपुट कहीं कहीं थोड़ा सा अलग है, नहीं तो बाकी सारे रिएक्शंस में आपने वो सुना होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बाकी सारे रिएक्शन में क्या है, एडीपी से एटीपी बना, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और फिर उसी एटीपी से दूसरा रिएक्शन चला, फिर उससे क्या हुआ, एडीपी बन गया, एक ऑक्सीजन ग्रुप निकल गया उसमें से फॉस्फेट ग्रुप, और एनर्जी लिबरेट होकर के हमारे लीवर में चली आई कुछ काम। और ये साइकिल पूरी चलती है। इस साइकिल के चलने के साथ साथ अब दूसरी चीज क्या है, हमारे बॉडी में सिस्टोल डायस्टोल क्रमानुसार गति पूरे अंगों में चलता रहता है, एक्सेप्शन नहीं है कोई, पूरे अंगों में चलता रहता है, मेल हो फीमेल हो, निर्बाध रूप से। तो इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण क्या मिलता है बताइए? डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल। ये 1 मिनट में कितनी बार होना चाहिए? 72 बार। एक बार में कितना टाइम लगा? 0.8 सेकेंड। 72 बार 60 सेकेंड में 72 बार, तो 1 मिनट में 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में कितना इसमें लगेगा, कितना इसमें लगेगा, कितना ऐसे रुकेगा? 0.4 सेकेंड इसमें लगेगा, 0.3 सेकेंड इसमें लगना चाहिए, 0.1 सेकेंड का एक माइन्यूट रेशियो पीरियड है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। कैसे नियंत्रण में लाएंगे? कपाल भाटी, ये सब क्या है? ये क्रमाकुंचन गति है, क्रमाकुंचन गति है, नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। इसके अवरोध को आप एक तरीके से जब अभ्यास करते चले जाते हैं, अवरोध दूर हो जाएगा। ये धड़केगा 0.4 सेकंड में, 0.3 सेकंड में, 0.1 सेकंड में, यानी टोटल 12 में आ जाएगा। ये हमारी पुरातन खाती है ज्ञान की, और हम बहुत सालों तक गुलाम रहे। 7वीं शताब्दी के बाद से वास्तव में गुलाम ही रहे। हमारे यहाँ के पथन्ना उठा ले गए सब अंग्रेज, पढ़ के उन्होंने रिसर्च किया। क्लाइव लाइट ने जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय पे गया था, उधर से उसको जीतते हुए, सिराजुद्दौला का क्या था, उसको हराते हुए गया था नालंदा विश्वविद्यालय आरा की तरफ से। उसने वहाँ देखा कि वहाँ पे देयर वाज ए बिग बिल्डिंग जिसमें 10,000 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था थी। अगली जगह गया तो उसने कहा एक बिग लाइब्रेरी, 22,000 पुस्तकें थी, हिम्मत दिखा रही थी, संस्कृत में थी। वो अंग्रेज था, पढ़ा लिखा था, उसने कहा यार इसमें कुछ न कुछ रहस्य है। ठीक है कि भारत सफेदों का देश है, लेकिन कुछ न कुछ रहस्य है। सारा उठवाया, जितना समझ में आया सब उठवा के भेज दिया इंग्लैंड। इट वाज 1764 नहीं 1673 1673 है। नो लाइव लाइट जो पुर्तगालियों से जो लड़ाई हुई थी तो 16वीं शताब्दी की बात हुई है ना, 16वीं शताब्दी में 56 होगा कुछ प्लस माइनस। एनीवे उसके बाद से वो किताबें भेज दी गई वहाँ पे अंग्रेज शासकों ने कहा यार ये तो बकवास है। कुछ लोगों ने कहा यार, पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि यार ये कुछ है, कुछ न कुछ तो रहस्य है, क्योंकि भारत का जो संस्कृत है बड़ा प्राचीन है। वहाँ से 51 ब्रिटिशर्स का एक डेलीगेट आता है राजा वाराणसी के पास, हाथ जोड़ता है कि हम संस्कृत सीखना चाहते हैं।
हम संस्कृत का प्रचार करना चाहते हैं, आपके यहाँ अनुमति हो तो कर दें। हम लोग बड़े सीधे साधे आदमी हैं। कोई कह दे कि हम यार पंजाबी सीखना चाहते हैं, सरदार जी अपने घर में जगह दे देंगे, आके भैया सीख ले। हमने दे दिया जगह। 6 महीना वो सीखे, 6 महीने में कहा ब्लडी संस्कृत लैंग्वेज, 6 महीना बाद सीख के गए, वहाँ पे ट्रांसलेट करने लगे तो सब अर्थ का अनर्थ निकलने लगा। 2-4 एक्सपेरिमेंट उनके सही हुए, बाकी सब गड़बड़। फिर वो बात आई, उन्होंने कहा इसको जला दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। तो प्रीवी काउंसिल में एक डॉक्टर, नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, मैक्समूलर के साथ पढ़ता था पहले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ना, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये भारत की खाती है, हमने गलती क्या किया कि हम एक ऐसे व्यक्ति को भेजे जो पहले से अंग्रेजी जानता है, जाके संस्कृत सीख रहा है, तो हर जगह वो संस्कृत को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा है। हम क्यों ना भारत के ऐसे 8 साल से 10 साल 12 साल के बीच के हम 51 बच्चे ले आए जो वहाँ से संस्कृत सीखे हों, हम उनके यहाँ अंग्रेजी सीखा। प्रीवी काउंसिल ने पे ठप्पा लगाया। दे अगेन केम टू राजा वाराणसी। राजा बनारस जो है बहुत सरल हृदय के थे, और उन्होंने कहा ठीक है आप 51 का 101 ले जाइए। वो 51 ही ले गए, और वो सब 12 साल से लेकर 15-16 साल के बीच के लड़के थे, वो गए। अब राजा बनारस से चूक क्या हुई कि उन्होंने फिर खोज खबर नहीं दी कि हमारे जो बच्चे गए तो वो हैं कहाँ। ये ले गए वहाँ पे, बजाय पढ़ने लिखने के इन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई तो कहा ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। अब लोग संस्कृत पढ़ते रहे, अंग्रेजी जानते नहीं, तो उनकी भाषा को ट्रांसलेट करेगा। 2.5 साल 3 साल बाद क्या किया कि उन्होंने अपना स्कीम तो थी उनके दिमाग में, उन्होंने उसी उम्र की एक लड़की सबके साथ करा और लड़कियों को सिखा दिया कि तुम्हें करना क्या है। बोलचाल की भाषा में थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी भी सीखो और तुम संस्कृत भी सीखो। 3 साल 4 साल में चला। फिर आप देखिए 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जाकर सबसे पहले 1704 में रक्त संचरण का सबसे पहला स्टेटमेंट दुनिया में आया। तो ये आखिरकार हो गया, उसके पहले क्यों नहीं किया? शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ पहले सुश्रुत कर चुके थे, बाकी लोग कर चुके थे, तब जाके शल्य चिकित्सा ही कारण हुआ। नासा ने अभी क्या किया कि नासा के पास 10,000 बुक्स हैं। आप सभी लोग इसी समाज में रहते हैं। हमारे पंचांग के हिसाब से देखिए कि जो हमने कह दिया कि फला तारीख को जन्माष्टमी है, फला तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्या तिथि बदल पाती है क्या? ये गणित है, हमारे ज्योतिष की गणित है, ज्योतिष की गणित। हम अंदर से बहुत स्ट्रांग थे, गणित से बहुत स्ट्रांग थे, पर दुर्भाग्य था कि हम ऐसे लोगों के गुलाम होते चले गए जिन्होंने हमको तो जो रौंदा ही हमारी संस्कृत को रौंदते चले गए, और हम आज किस स्थिति में आ गए। पहले कोई डॉक्टर होता था, सुश्रुत ने कहा से